एक वक्त था जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे और ज़रा याद कीजिए नून लीग और पीपल्स पार्टी पर वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल करप्शन, चोरी, लूटमार, कर्जा, बददियानती, कमज़ोर खारिजा पॉलिसी, भारत से यारी, मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ, कारोबारी सियासत। ऐसा कौन सा इल्ज़ाम था जो खान साहब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर नहीं लगाया? लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ही होता था कि जमहूरियत में इस तरह की बातें जमहूरी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ होती हैं। किसी पर मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम लगाना, किसी पर ज़ाती हमले करना, इखलाकियात से गिरी हुई बातें करना ना तो सियासतदान पर ज़ेब देती हैं और ना ही जमहूरियत में इस किस्म की मिसालें सेट करना कोई अच्छा अमल कहला सकता है। अच्छा, अब आज इमरान खान साहब हुकूमत में हैं और वही नून लीग और पीपल्स पार्टी अब इमरान खान साहब पर कुछ इसी किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल करप्शन, चोरी, लूटमार, बुलंद तरीन कर्जा, नाकाम खारिजा पॉलिसी, भारत नवाजी, मुल्क और अवाम मुखालिफ पॉलिसीज़, अपनों को नवाजने की सियासत। अब ऐसा कौन सा इल्ज़ाम है जो इन 2 सालों में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इमरान खान साहब पर नहीं लगाया? बल्कि इमरान खान साहब पर तो इस्लाम मुखालिफ होने का फतवा भी लगा दिया गया। अब ऐसा क्यों होता है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको जमहूरियत और हर जमहूरी इक़्तिदार ठीक उस वक्त आ जाता है जब आपका मुखालिफ आप पर कोई इल्ज़ाम लगाए, लेकिन जैसे ही आप ऑपोजिशन की पोजीशन संभालते हैं उस वक्त तमाम इखलाकी जमहूरी रिवायात अपने ही पैरों तले कुचलना शुरू कर देते हैं। है ना हैरानी की बात नाजरीन? अच्छा, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में आज खुलकर, और साथ ही JIT होती क्या है, इसका कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन वो मकसद क्या होता है, और अगर मुलजिम JIT में बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद अदालत में मुकर जाए तो उस JIT की फिर हैसियत क्या रह जाती है? क्या मुल्क में जितनी JITs मंजर आम पर आईं उनकी रोशनी में कभी कोई कार्रवाई भी हुई, कोई कार्रवाई की जा सकी या नहीं? अगर नहीं तो पहले उनको सुलझाने की बजाय हर रोज़ एक नई JIT को मंजर आम पर लाने का आखिर क्या मकसद हो सकता है? क्या अवाम का वक्त बर्बाद करना, वक्त ज़ाया करना, या फिर उस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना? अब उज़ैर बलोच की JIT 2 हो गई, कैसे हुई कोई बताएगा? और उन JITs की अहमियत उज़ैर बलोच के मुकर जाने के बाद आखिर कितनी रह गई अहमियत और हैसियत, इस पे भी बात करेंगे। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी ने जो विफाकी हुकूमत पर रॉ के हाजिर सर्विस दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव के मामले पर जो तनकीद की है उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करूंगी। मेरे साथ जो मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ करवाती हूँ और सवालात का बॉल मेहमानों के कोर्ट में फेंकती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनरल साहब वार्म वेलकम। फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं जी, ऑपोजिशन लीडर्स इन असेंबली, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। नकवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अजहर सदीक साहब माहिर कानून हैं, अजहर साहब आप भी हमें ज्वाइन करेंगे, बहुत शुक्रिया। और तैमूर तालपुर साहब बहुत सीनियर सियासतदान हैं जी, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, आपका भी बहुत शुक्रिया तालपुर साहब वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं तालपुर साहब आपसे करती हूँ। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तालपुर साहब, आपको भी पता है पीपल्स पार्टी गद्दारी के या तौहीन मज़हब के सर्टिफिकेट बांटने के हमेशा से खिलाफ रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा खुद को पीपल्स पार्टी खुद को हमेशा एक रोशन ख्याल सियासी जमात के तौर पे मुतारिफ करवाती रही, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बात है। जहाँ अप्रिसिएशन बनती है वहाँ देनी चाहिए अप्रिसिएशन, लेकिन साथ ही अफसोस का इजहार करूँगी कि इन 2 सालों में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने अपनी ये रिवायत खुद ही बदल डाली। कंटेनर पर जब मौलाना साहब इमरान खान के खिलाफ तौहीन मज़हब के फतवे दे रहे थे तब बिलावल, आपको याद होगा कि उनके साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, और अब खुद बिलावल ये कह रहे हैं कि हुकूमत कुलभूषण को फैसिलिटेट कर रही है। क्या कहेंगे? आपने इस तरह से कोई काम किया है इलीगली, आपने इंडिया को फेवर करने के लिए, मोदी को फेवर करने के लिए मेरे ख्याल से बहुत गहरा दोस्त या यार होगा कप्तान का, कि उन लोगों ने ऑर्डिनेंस पास किया है बगैर नेशनल असेंबली में लाए हुए, बगैर सेनेट में लाए हुए, बगैर किसी को बताए हुए, और वो भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ट्वीट के थ्रू ये पब्लिक किया। तो क्या ये हक किसी भी हुकूमत को होता है कि वो इस तरह से किसी इस लेवल के प्रॉब्लम्स वाले एक मुल्क को जाकर और हेल्प करने के लिए, गलत तरीके से हेल्प करने के लिए आप ये इस तरह का एक काम करते हैं? तो दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। आप कैसे कह सकते हैं? मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी शहरी, सियासतदान को आप छोड़ दें, कोई भी पाकिस्तानी शहरी कभी भी
कुलभूषण को हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए छुप छुपा के गिरे हुए घटिया हरकतें करना बहुत ही शर्मनाक बात है। जहां पर इतनी पाकिस्तान की बदनामी हुई है, चाहे वो PIA के पायलट्स हो जो पूरे पाकिस्तान में से जाकर पूरी दुनिया की एयरलाइंस में जाके काम कर, जो उनके साथ किया है, जिस तरह से रिडिक्यूल किया है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को और हमारे मुल्क को, वो कौन उसका जवाब देगा? कौन उसका? दिस इज नॉट राइट। जिस तरह से आपने आज डॉलर की प्राइसेस कहाँ पहुंचा दी है, आपने आज आपकी जो प्राइस है आपकी ऑफ पेट्रोल आपने कहाँ पहुंचा दी है। आपके पास, आपके मुल्क में शुगर क्राइसिस आपके पास खुद क्रिएट करते हैं, शुगर क्राइसिस, प्राइसेस बढ़ाते हैं, कमीशन आता है उसको इग्नोर कर देते हैं। पेट्रोल का भी वही पेट्रोल क्राइसिस, आप खुद प्राइसेस बढ़ाते हैं, आप खुद वहां से पैसे कमाते हैं। और अब अच्छा तालपुर साहब, आपकी बहुत सी बातें वजह होंगी, ठीक होंगी, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी जो कि एक मंजी हुई पार्टी है, आप अपनी समत से क्यों हट गए? आप तो इस तरह की बातें खुद भी पसंद नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देना, किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट देना, फिर आप लोग इस लाइन पे कैसे चढ़ गए? किस लाइन पे जी? किस चीज की बात करनी है आप, जरा मुझे समझाइएगा। आप मुझे समझ नहीं पा रहे। मेरा सवाल तो बड़ा सिंपल है। नकवी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आप मेरा सवाल समझे मैं तालपुर साहब से क्या पूछ रही हूँ? मैं बिल्कुल आपका सवाल समझ गया। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तकाजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मूव्स और इसको डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली किस तरह हैंडल किया जाए कि पाकिस्तान का इमेज अच्छा रहे। हम उनमें से नहीं है जो यूनाइटेड नेशन जाएं और कुलभूषण जाधव का नाम ना ले सके। हम तो चाहे अमेरिका से प्रेसिडेंट से बात कर रहे हो या कोई और फोरम हो, हमने खुल के चार्ज भी लगाया, हमने इंटरनेशनल में जाके डिफेंड भी किया और हमने उसकी अपनी जो कन्विक्शन थी उसको वेरी सक्सेसफुली एबल टू गेट इट क्लियर्ड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हमें पाकिस्तान के इमेज देना है कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है और पाकिस्तान एक ह्यूमन नेशन है। हमने उसको छोड़ना कोई है, हम क्यों छोड़ेंगे अब? अच्छा, अगर वो मिल लेगा तो मेरी कौन सी कौम सलामती को खतरा आ रहा है? अलबत्ता पाकिस्तान का एक फेस में डिप्लोमेटिकली मुझे बड़े फायदे हैं कि भाई हमने तो की, आओ मिल लो जिसको मिलना है। तो तुम्हें अपील करनी है, उसके ऊपर ये नहीं कि अपील में जाकर वो ये कहें कि जी हमें रसाई नहीं दी थी, हमें ये नहीं किया था। वी डोंट वांट कि इनका केस स्ट्रांग हो। हम तो चाहते हैं कि उनके केस कमजोर से कमजोर हो और हम वहाँ भी डिफेंड करेंगे। इवेंचुअली इस शख्स को या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या इसको डेथ पेनल्टी होगी। दैट्स व्हाट वी वांट। बिल्कुल एग्जांपल सेट होगी। हमने ये बताइए, इस मुलाकात से कहाँ कॉम्प्रोमाइज हुआ ये, या पाकिस्तान को जो मैं कह रहा हूँ वो हासिल होगा। अच्छा, और जहाँ तक देखिए इनका ताल्लुक है, ये सब एक अब्बू बचाओ मुहिम में निकले में, एक पापा बचाओ मुहिम में। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम इतनी शिद्दत नहीं ला सके नैब की वजह से। और नैब और मुझे नैब से बड़ी शिकायत है इस वक्त कि नैब जब किसी को इन्वेस्टिगेट करती है तो उसके बाद उसकी कन्विक्शन लाना, जब इतने क्लोज एंड शट केसेस लगते हैं वो जरूर लेकर। अभी तो आप देखें इनकी चीखें निकलेंगी, ये तो अभी इब्तिदाई इश्क है। देखिए जैसे जैसे अब वो चीफ जस्टिस साहब ने 120 अदालतें आई हैं, ये कब तक? अभी देख लीजिए जरदारी साहब क्या हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कहते हैं ये स्टेट बैंक का होना चाहिए, कभी ये होना चाहिए, कभी मुझे कोरोना हुआ है मैं जहाज में ट्रैवल कर सकता, कभी ये है कि जी वो पायलट्स के ऊपर, जिन पायलट्स के ऊपर इनका इतना इतबार है तो जरदारी साहब उस जहाज में बैठ क्यों नहीं गए थे? क्यों डर गए थे? क्यों बहाना इस्तेमाल किया था? सही है जी। ये वो जरदारी है जिन्होंने न्यूयॉर्क से खत किया था स्विट्जरलैंड के कोर्टों को कि मेरा जहनी हालात सही नहीं है इसलिए मैं ट्रायल में नहीं आ सकता, और जैसे ही सदर बनने का मौका मिला उनके सारे जहनी हालात सही हो जाते। ये वो शहबाज शरीफ साहब है जो चीफ मिनिस्टर जब बनते तो वो कैंसर ज्यादा नहीं होते, जब उन्हें अदालत में जाना होता है तो वो कैंसर ज्यादा हो जाते, कि कैंसर पेशेंट है। अच्छा, जनरल अमजद शोएब साहब,
ठीक है नकवी साहब, आपका पॉइंट है कि जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहिए, फिर मैं अजहर साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। जनरल साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जो ऑपोजिशन कुलभूषण के मामले पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत को बाकायदा बदनीयत करार दे रही है, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? दूसरी बात है कि जी भारतीय जो काउंसलर जब मुलाकात हुई कुलभूषण से, तो आपको याद होगा कि दरमियान में शीशा है जी, वो हटा दिया जाए, वो भी हटा दिया, ऑडियो वीडियो जो रिकॉर्डिंग ना हो चले वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी गई, फिर भी कुलभूषण पुकारता रहे और वो सुने ही ना, यानी उनका रवैया कुलभूषण के साथ कैसा था? आप उस पर भी जरा बात कीजिए। देखिए, जहाँ तक सदारती ऑर्डिनेंस का ताल्लुक है वो तो मेरा ख्याल जरूरी था, क्योंकि आपने रिव्यू करवाने के लिए उनको इजाजत देनी थी और इस मामले में मेरा ख्याल कानून शायद इजाजत नहीं देता था, तो आपने ऑर्डिनेंस पास करवाया जिसमें स्पेशल ये रिव्यू की आपने कंडीशन क्रिएट की जहाँ वो रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। इसलिए अगर वो अगर किसी भी की गवर्नमेंट होती, इनकी ना होती, किसी और की भी होती, तो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे आपने जो ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना है तो आपको इस तरह का कोई रास्ता निकालना पड़ता है। यही बात ये जो काउंसलर एक्सेस हम दे रहे हैं, ये मेरा ख्याल बार बार एक्सेस देना ये जरूरी नहीं है, इससे मसाइल पैदा होते हैं। आप देखिए पहली दफा हमने उनको मिलवाया, उसकी वाइफ भी आई और वालदा भी आई, लेकिन उसका असर क्या हुआ? लेकिन असर क्या हुआ? आप देखिए कि इंडियन फॉरेन ऑफिस ने जाके फॉरेन ऑफिस पे वहां से जो इलामिया जारी हुआ उसने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद कर दिए कि जी इन्होंने ये नहीं किया, वो किया। सही। अब दूसरी आपने फिर कराया, वो वहां से खुद भागे, मिल के नहीं गए, बात नहीं करके गए कुलभूषण से, और फिर जाके वहां से एक इलामिया फिर जारी करवा दिया फॉरेन ऑफिस दिल्ली से, जिसमें फिर पाकिस्तान के इल्जाम के जनाब इन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया। मकसद कहने का ये है कि आप बार बार अपने ऊपर क्यों कीचड़ उछलवाते हैं? अगर भारत का वतीरा यही है कि आप हर तरह को उनको सहूलत मुहैया करें और वो फिर जाके आपके ऊपर गंद उछालें, झूठ बोलें, इल्जाम तराशियां करें, तो फिर आपका भी फर्ज है कि आप उनको कहें कि जनाब जब तक आप ये हरकतें बंद नहीं करेंगे हम आपको नहीं मिलाएंगे। ठीक है। आप क्यों बार बार उनको मौका दे रहे हैं कि वो आपके ऊपर जाके आप एहसान करें, मदद करें, वो मिले, सब कुछ हो जाए और फिर जाके कीचड़ उछालें आपके ऊपर, फिर जाके वहां से एक इलामिया इशू हो जिसमें लिखा हो कि जी पाकिस्तान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये क्या आप क्या शौक है? क्या अच्छा बनने के लिए आप दुनिया में क्यों मारे मारे फिर रहे हैं? ठीक है। मेरी मालातर है कि बार बार इस तरह का मौका देना और फिर अपने ऊपर कीचड़ उछलवाना ये कोई जरूरी नहीं है। आप तो जरा साहब हम फिर कहाँ पे कमजोर हैं? हम कहाँ से मार खा रहे हैं? ये जो आप बड़ी अच्छी सजेशन दे रहे हैं, इस पे अमल क्यों नहीं कर लेते? देखिए कल भी जब उस शख्स ने जब वो दोनों मिल के गए और कुलभूषण बुलाता रहा, वो नहीं ठहरे। इनको चाहिए था कि बजाय इसके कि शाह महमूद कुरैशी बयानात जारी करते, कुलभूषण को कहते कि आपकी मीटिंग कैसी रही, वो खुद बताता कि क्या हुआ, उसके साथ वो रिकॉर्ड करते, वो वीडियो सारे चैनल पे चलते। बिल्कुल। और वो खुद पीट रहा होता कि जनाब मैं बुलाता रह गया, ये नहीं आए। अरे जनरल साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपको नहीं पता भारत क्या करता है? भारत तो झूठ बोलते हैं। हमने अभिनंदन को आपको याद होगा जज्बा खैर से गाली के तहत छोड़ा था, तो उन्होंने क्या कहा कि जी प्रेशराइज होकर छोड़ दिया। कुलभूषण के बयान वो पहले भी कहते रहे कि जी प्रेशराइज करके आप लेते रहे, अगर इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड हो जाती तो उन्होंने कह रहा था प्रेशराइज करके हमने रिकॉर्ड करवा ली। ऐसा ही था ना, भारत ने तो उस पर भी कुछ ना कुछ कह देना था। बात ये है कि आप अपनी स्टेटमेंट देते हैं, देते रहे, ठीक है, ठीक है, हमें ये करना चाहिए था। ठीक, आपकी स्टेटमेंट पे अगर वो ये कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, असल तो ये हुआ वहां पे, तो आप क्या कर लेंगे? ठीक है, सही, ठीक है जी, ठीक है जी जनरल साहब, आपके मौजूद है कि उन्होंने आपको पूरा झूठा कहना है, ठीक है, लेकिन अगर उसके चलिए जनरल साहब आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, हमें अपना काम इस तरह करना चाहिए था। आपने बड़ा अच्छा एक सजेशन दिया, लेकिन आगे उनका जो स्टेटमेंट होगा जारी बात है वो उनका है। अच्छा जी, मैं अजहर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपसे मैं जीआईटी के हवाले से जानना चाहूँगी, क्योंकि आप माहिर कानून हैं, इस मामले को प्लीज़ हमें समझाइए, सबको समझाइएगा कि जीआईटी का मामला जो है बेसिकली अजहर साहब की जीआईटी होती क्या है, और अगर मुलजिम अपने बयान से मुकर जाए तो फिर उसकी हैसियत या अहमियत क्या रह जाती है? फॉर एग्जाम्पल उज़ैर बलोच की जीआईटी की अगर मैं बात करूँ तो क्या अहमियत है, वो उसकी कानूनी पहलू क्या है? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर JIT यहाँ हमारे यहाँ दो तरह से बनती हैं। पहला तो है कि एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 19 के तहत बनती है, उसमें वफाकी इदारे, सूबाई इदारे, और उसका मकसद यही है कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करनी है। दो आ भी जाती है, किसी की किसी तरह की, किसी की किसी तरह की।
अच्छा, एक ये है, एक GIT जो है वो जरा उससे पहले मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, वो जुडिशियल ऑर्डर से GIT बनी थी। इस तरह फेक अकाउंट केस जो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जो चल रहे हैं उनका, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ही GIT बनी थी और सुप्रीम इस्लामाबाद में सारे केसेस चले गए थे। उस GIT का मटेरियल इस्तेमाल करके आगे फिर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सेपरेट होनी है। वो शहादत के तौर पर, चूँकि अगर तो GIT बनी है पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जैसे शुगर में हुई है, तो वो शहादत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। लेकिन उज़ैर बलोच का केस थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है। वो GIT की फाइंडिंग को टेस्टिफाई होना है ट्रायल कोर्ट में, लेकिन उनका 164 का बयान बहुत है। 164 का बयान अदालत के सामने मैजिस्ट्रेट के पास होता है। मैजिस्ट्रेट बाकायदा उनकी कंसेंट के साथ वो बयान रिकॉर्ड करता है और वो बाकायदा फिर कन्फ्रंट कराया जाता है जब ट्रायल शुरू होता है। तो ट्रायल के अंदर वो मुकर जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तो उसकी एक कानूनी हैसियत मौजूद है आज भी, जो उनका 164 का बयान है। GIT की हैसियत तो ट्रायल में जाकर देखी जाएगी, लेकिन जो एक मैजिस्ट्रेट के सामने बयान जाता है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो वो बाकायदा कंसेंट के साथ है, यानी वो इकरार जुर्म है। अगर देखा जाए वो फिर ट्रायल में जाकर सेट होना है, ट्रायल में उसकी एविडेंस के तौर पर कंसिडर किया जाता है। लेकिन GIT की रिपोर्ट को ट्रायल के तौर पर एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करना ज़रा मुश्किल है। अगर आप इजाज़त दें, चूँकि आपने इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला मामला भी छेड़ दिया, बड़ी कन्फ्यूजन है इनके अंदर। मुझे आज इतना दुख हुआ बिलावल जरदारी भुट्टो साहब की और SN इकबाल साहब पे, पता नहीं कानून समझ नहीं। अगर आप देख लें, यानी मैं सिर्फ दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला, किसी ने फैसला पढ़ा ही नहीं है। आप हैरानगी की बात है, दुख और अफसोस का मकाम है, पूरी दुनिया में मजाक उड़ा दिया। 17 जुलाई 2019 का फैसला है और उस फैसले का अगर लास्ट में जो कंक्लूडिंग पैराज हैं, वो पैराज उसके हैं जी 144 से लेकर 145, 146, 147 और 148। 146 के एंड में लिखा हुआ है, पाकिस्तान शैल टेक ऑल मेजर्स टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन इंक्लूडिंग इफ नेसेसरी बाय एनेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। यानी स्टेट्समैन बने, पूरी दुनिया में मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए ये मई 29, 2020 को, चूँकि इस वक्त ऑर्डिनेंस इसलिए आना है कि आपकी पार्लियामेंट तो बैठ नहीं रही है। जब पार्लियामेंट बैठ नहीं रही है, उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर अमल दरामद करना है। एक कानून तश्कील दिया गया ऑर्डिनेंस का, और ये ऑर्डिनेंस कहलाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020। और इसके तहत यानी वजह क्या है कि बाकायदा चूंकि उनके फैसले हो चुके थे, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत वो चैलेंज नहीं हो सकते थे बाकायदा, और इसके लिए एक ये मौका दिया गया है वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 के तहत। दुख और अफसोस का मकाम है, इतने बड़े बड़े लीडर होके ना कानूनी और आनी पोजीशन, पूरी दुनिया में मजाक उठ रहा है। और आपको याद होगा जब वो पिछला फैसला आया तो वहां अखबारी कटिंग डिस्कस हुई, पाकिस्तान के अंदर सियासत में जो बातें होती रही, मीडिया इंटरव्यूज वगैरह इंडिया ने एविडेंस के तौर पर लगाए थे। यहां भी एविडेंस के तौर पर लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया की कोई मदद कर रहा है, और वो इल्जाम लगाया जा रहा है हुकूमत वक्त पे। लेकिन हुकूमत वक्त की इस वक्त आप बिल्कुल आप कोई एक उंगली भी नहीं उठा सकते। उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर ना सिर्फ अमल दरामद किया, बल्कि उनको रसाई भी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो अपना एविडेंस के तौर पर कमी रह गई या जो चीजें रह गई हैं उसका अगर सेक्शन पढ़ लीजिए मुतल्लिका, छोटा सा ऑर्डिनेंस है, छोटे से ऑर्डिनेंस के टोटल सेक्शन 5 सेक्शन है। एक ओवरराइड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।